नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी आंखें बोलती हैं। कोरोना काल में सभी घर में रहने को मजबूर थे और साथ ही सरस और रूहानी भी। दोनों ने साथ ही बीटेक और एमबीए किया था। अभी दोनों की नई नई नौकरी लगी ही थी कि कोरोना ने दस्तक दे दी। लॉकडाउन से निपटे भी तो क्या, वर्क फ्रॉम होम में पिस गए। दोनों अब इस बंधे बंधाए रूटीन से ऊब गए थे। आखिर कितने मैसेजेस करें और कितनी फोन पर बातें करके दिल बहलाएं। दीदार और आखिर चार की बात ही कुछ और होती है। रूहानी दूसरे शहर से आई थी और ऑफिस की अपनी एक सहकर्मी के साथ किराए का कमरा लेकर रह रही थी। सर्दी से शुरू हुआ कोरोना गर्मी की अपनी यात्रा पूरी कर रहा था। रूहानी जब तक फोन पर सरस से झगड़ पड़ती। डरपोक कहीं का, प्रेमी प्यार में चांद तारे तोड़ लाते हैं, पहाड़ खोदकर नदी का रुख मोड़ देते हैं, और एक तुम हो जो मुझसे मिलने नहीं आ सकते। अरे कैसे आऊं, घर से बाहर निकलते ही मम्मी मेरी टांगे तोड़ देंगी, पापा मेरी मोटरसाइकिल पंचर कर देंगे। तू मेरे लिए और क्या करेगा जब मिलने भी नहीं आ सकता। नौकरी पर आ गए हैं हम और कॉलेज स्टूडेंट जैसी बातें करता है। रूहानी उसे उकसाती। तेरा क्या, नीचे उतर कर घर से थोड़ी दूर चलकर खड़ी हो जाएगी। आना तो मुझे ही पड़ेगा ना वहां तक। बाहर जाने के नाम पर पापा 1000 सवाल करेंगे। अरे तो घर का कोई सामान लाने के बहाने, या फिर कोई दवाई नहीं खाते तेरे मम्मी पापा? कह देना आपकी दवाई खत्म हो गई हो तो ले आता हूं। दबंग रूहानी सरस को राह सुझाती। तेरे दिमाग का भी जवाब नहीं, पढ़ाई में लगाया होता तो आज आईएएस अफसर होती। सरस रूहानी के मुकाबले सरल स्वभाव का था। जवाब तो तेरे दिमाग का भी नहीं है जिसमें गोबर भरा है, सुनकर सरस उठ जाता। हल्का फुल्का झगड़ा कभी कभी गंभीर हो जाता। सरस को रूहानी के झगड़े से घुटन होने लगती। यह कोरोना जरूर उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर छोड़ेगा, लेकिन मम्मी पापा की दवाई लाने वाला नुस्खा उसे कुछ सही लग रहा था। अभी वह अपनी उधेड़ बुन में था कि तभी मम्मी की आवाज सुनाई दी। सरस। जी मम्मी, आपकी दवाई लानी है क्या? दवाई? कौन सी दवाई? सुमिता चौंक कर बोली। शुभ शुभ बोल, मैं तो अभी तक विटामिन के अलावा कोई दवाई नहीं खाती हूँ। ओह, वह मन ही मन शर्मिंदा हुआ। मन का सच जबान से फिसल गया था। अब फिसल ही गया तो उसने फिर पूछ लिया, पापा की लानी होगी? नहीं, पापा भी सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं और वो अभी काफी है। और तूने यह क्या दवाई दवाई लगा रखी है? चुपचाप बैठ जाकर। लगता है बेचारा बोर हो गया है घर में रहकर। वर्क फ्रॉम होम तो अब मुझे भी काट खाने को दौड़ रहा है। पापा मनीष थोड़े मस्त स्वभाव के थे, इसलिए थोड़ी मस्ती में बोले। उसने बड़ी उम्मीद से पापा की तरफ देखा। चुपचाप घर में बैठो बरखुरदार, हमेशा बाहर जाने को उतावले रहते हो। अरे यार, इसको नौकरी किसने दे दी? अभी तक स्कूल स्टूडेंट वाली हरकतें हैं। पापा का मूड एकाएक खराब हो गया। कोई जरूरत होगी तो मैं खुद मैनेज कर लूंगा। मोटरसाइकिल पंचर कर दो जी इसकी, सुमिता बोली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमेशा बाहर जाने की फिराक में रहता है। उफ, वह झल्लाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। ऐसे डांटते हैं जैसे मैं अभी भी बच्चा हूं। अरे नौकरी कर रहा हूं, दोस्तों ने मना भी किया था होम टाउन में नौकरी करने के लिए। क्या यार, अभी भी माँ बाप के साथ ही रहेगा? घर से ही पढ़ाई और अब नौकरी। अब तो घर से बाहर निकल ले। पर इकलौता बेटा होने के कारण वह बचपन से ही इतने सुरक्षित माहौल में पला कि उसने दोस्तों की सलाह नजरअंदाज कर अपने होम टाउन वाली जॉब ले ली। पर मम्मी पापा में कोई बदलाव नहीं आया। वे उसे जैसे पहले मानते थे अब भी मानते हैं, बल्कि कभी कभी उसे गर्लफ्रेंड के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। रूहानी एकदम बिंदास और दबंग है। घर से बाहर पढ़ने व जॉब करने आई है,
इसलिए उसकी मुश्किलें नहीं समझती है। कमरे में जाकर उसने झल्लाकर फोन की तरफ देखा। उफ, फोन देखते ही रूहानी का चेहरा याद आ जाता है। एक फोन का ही तो सहारा है। रूहानी वहां भी प्यार से बात नहीं कर सकती। उसे तो अब अपने कमरे में आने से ही डर लगने लगा है। कमरे में रूहानी का खौफ, कमरे से बाहर मम्मी पापा का। आखिर करे तो क्या करे। शनिवार रविवार गुजारने तो और भी मुश्किल हो जाते हैं। हताश सा वह बिस्तर पर लेट गया। फोन बज रहा था पर उसने नहीं उठाया। रूहानी आजकल उस पर बहुत हावी होने लगी है। बात बात पर नाराज हो जाती है। मम्मी पापा की डांट खाओ, रूहानी की डांट खाओ खाओ सबकी खाओ। वह गुस्से में बड़बड़ाया और कोहनी से आंखें ढककर सोने की कोशिश करने लगा। आखिर समय बीता। कोरोना का प्रकोप कुछ कम हो गया था। जगह जगह से मास्क पहनना कंपल्सरी करके लोग बाहर आने जाने लगे थे। सरस की जान में जान आई। इतने महीनों में सरस ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। रविवार था। घर में दोस्त से मिलने आने को कहकर सरस मास्क और हेलमेट पहनकर, काला चश्मा लगाकर मोटरसाइकिल से बाहर निकल गया। बहुत दिनों बाद इस तरह से अपनी मोटरसाइकिल से जाना उसे बहुत भला लग रहा था। मेन राजपुर रोड पर आकर उसने अपनी मोटरसाइकिल पैसिफिक मॉल की तरफ मोड़ दी, जिसके सामने उसे रूहानी खड़ी मिलने वाली थी। उसके बाद उनका प्लान मसूरी की तरफ जाने वाली सड़क पर काफी दूर जाकर पहाड़ी के पास किसी पेड़ के झुरमुट में बैठकर मीठे मीठे गीत गाने का था। अपने इस नए लुक के बारे में उसने अभी तक रूहानी को नहीं बताया था। जब वह मॉल के सामने पहुंचा तो मेन रोड पर कुछ लड़कियां अलग अलग खड़ी नजर आईं। सभी लड़कियों ने अपना पूरा सिर व चेहरे को सूती दुपट्टे से ढका हुआ था। मुख पर मास्क था, आंखों पर काला चश्मा। जीन्स टी शर्ट पहने लगभग सभी एक जैसी लग रही थी। रूहानी को देखे एक लंबा समय बीत गया। रूहानी बता रही थी कि आजकल उसका थोड़ा वेट बढ़ गया है, इसलिए वह ठीक से अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। कहीं किसी गलत लड़की के पास मोटरसाइकिल रोककर खड़ा हो गया तो जूते न पड़ जाएं। कुछ सोचकर उसने थोड़ा हटकर मोटरसाइकिल खड़ी की और एक पैर नीचे रख खड़ा हो गया। वह खुद न सही रूहानी तो उसे पहचान ही लेगी। वह इस पल भूल ही गया था कि दाढ़ी, चश्मे, मास्क व हेलमेट में वह खुद भी पहचाना नहीं जा रहा। तभी धम्म से रूहानी मोटरसाइकिल के पीछे बैठती हुई बोली, जल्दी चलो यहां से। सुनकर सरस ने बिना आवताव देखे मोटरसाइकिल मसूरी की तरफ दौड़ा दी। मसूरी रोड पर वे काफी दूर निकल आए थे। इतनी चुप क्यों हो? फोन पर तो धमकी दे देकर मेरी जान सुखा देती थी। मैंने कब धमकी दी? पर आज तुम्हारी आवाज बदली बदली सी क्यों लग रही है? फटाबास आज सुरीला कैसे हो गया? सुनकर रूहानी हंसती हुई बोली, यही तो मैं भी कहने वाला था कि मुझे भी सरकार कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। अरे इतने महीनों में थोड़ी बहुत शक्लें बदल सकती हैं, आवाज थोड़े ही। मुझे तो थोड़ा जुकाम हो गया था इसलिए गला खराब है, पर तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी कैसे हो गई? रूहानी फिर बोली, जुकाम? अरे बाप रे, कहीं कोरोना तो नहीं? कहीं मरमरा गई तो? रूहानी ने उसकी पीठ पर जोर का एक हाथ मारा। अरे क्या कर रही है? कहीं किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो कह दूंगा कि यह लड़की मुझे जबरदस्ती भगाकर ले जा रही है। अच्छा बेकार की बातें मत करो, पहले यह बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? हम काफी दूर निकल आए हैं, यहीं कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करके बैठ जाते हैं। सरस को भी यही ठीक लगा। आबादी काफी पीछे रह गई थी, यहाँ वे आराम से बैठ सकते थे। उसने सड़क किनारे मोटरसाइकिल रोक दी और स्टैंड पर खड़ी करने लगा। इसी बीच रूहानी सड़क के किनारे आकर थोड़ी सी पहाड़ी उतर गई और एक अच्छी सी जगह देखकर बैठने का उपक्रम करने लगी। थोड़ी देर में सरस भी आ गया। पेड़ की छांव थी, आसपास झाड़ियों का झुरमुट था। सामने शिवालिक पहाड़ियां थी। यहां से मसूरी सामने पहाड़ी पर दिख रहा था। मौसम व नजारा दोनों ही मनभावन था। हेलमेट और मास्क उतारकर तुम भी बैठ जाओ नीलेश, कहते हुए रूहानी ने अपना दुपट्टा और मास्क चेहरे से हटा लिया। नीलेश? कौन नीलेश? और तुम कौन हो? सरस भी अब तक सब कुछ उतारकर लड़की को आश्चर्य से घूर रहा था। सरस की बात सुनकर लड़की ने भी उसकी तरफ देखा और बुरी तरह चौंक गई। तुम कौन हो? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो? मैं शीना हूं, लेकिन नीलेश,
मैं नीलेश से मिलने आई थी और तुम। मैडम, मैं सरस हूँ, आपका नीलेश नहीं। और मैं रूहानी से मिलने आया था, पर रूहानी कहाँ रह गई? लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नीलेश ने मेरा वहां पर इंतजार किया होगा और मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल में बैठ गई। उसकी भी दाढ़ी है, तुम्हारी जैसा ही दिखता है। शीना मायूसी से बोली। ओह। सरस पस्त सा बैठ गया। गलत लड़के के पीछे बैठी भी तो ऐसे कि मुझे कोई शक ही नहीं हुआ। रूहानी तो इतनी शक्की है कि अब तक उसे पता चल चुका होगा कि मेरी मोटरसाइकिल में कोई और लड़की बैठी थी। बस अब तो ब्रेकअप हुआ ही समझो। सरस गर्दन हिलाता हुआ बोला। अब क्या होगा? यही मुश्किल मेरे साथ भी है। नीलेश से मेरी शादी भी तय होने को है, पर बात बात पर शक करता रहता है। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। उसे पता चल गया होगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। शीना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर गए। सॉरी, मेरे कारण आपको परेशानी हो गई। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी करते हैं? सॉरी, गलती तो मेरी थी। शीना भी बैठती हुई बोली। अब क्या करें? वही मैं सोच रहा हूं, अब क्या करें। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहले फोन करते हैं। दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों ने फोन मिलाए, लेकिन नीलेश व रूहानी दोनों का पारा इतना हाई था कि वे उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। दोनों अपने अपने घर वापस जा चुके थे। गेट लॉस्ट दोनों के मुंह से एक साथ निकला और दोनों ने अपने अपने फोन पटक दिए। अब सरस ने शीना की तरफ देखा। वह भी उसकी तरफ ही देख रही थी। बड़ी बड़ी शांत आंखों में उलझन थी। बहुत अधिक सुंदर ना होते हुए भी उसके शांत व संतुलित से व्यक्तित्व में अजीब सी कशिश थी। लाजवाब लड़की है और कितनी कूल। नीलेश से घबराई हुई है। यहाँ तो रूहानी हर समय उसके ऊपर चढ़ाई करने को तैयार रहती है। वह खुद हर समय उससे घबराया रहता है। बेहद खूबसूरत रूहानी के परिवार का आर्थिक स्तर ऊंचा होने के कारण उसे इस बात का घमंड भी रहता है। बिजनेस क्लास की लड़की होने के कारण उसके माता पिता का इस शादी के लिए कल तैयार होना भी मुश्किल है, और रूहानी जैसी नकचड़ी लड़की की उसके माता पिता के साथ पटरी बैठनी भी उसे भी हर समय दबा रहना पड़ेगा। काश इसके जैसी होती रूहानी। शीना भी लगभग यही सोच रही थी। क्या लड़का है, सौम्य और शांत। पति तो ऐसा होना चाहिए, दोस्त जैसा, जो तुम्हें समझ सके। यह नहीं कि कोई गलती हो जाए तो दाना पानी लेकर चढ़ जाए। आज उसकी गलती से इसके सामने कैसी परेशानी खड़ी हो गई, पर फिर भी कितनी विनम्रता से काम ले रहा है। नीलेश होता तो किसी अजनबी लड़की को भी डांट देता। नीलेश के साथ वह हर समय एक खौफ महसूस करती है। पल भर चुप रहकर सरस ने ही बात शुरू की। कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ, एमकॉम फाइनल ईयर में हूँ। उसके बाद? उसके बाद पता नहीं। मम्मी पापा तो शादी करना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो? आजकल तो लड़कियां भी नौकरी के बाद शादी करती हैं। मैंने तो बहुत मना किया था, पर मम्मी पापा। उसने बात अधूरी छोड़ दी। सरस को लगा उसकी मजबूरी है शादी करना भी। वह चुप हो गया। आप क्या करते हैं? मेरी जॉब इसी साल लगी, बीटेक और एमबीए किया है। रूहानी से भविष्य में आपका शादी का इरादा है? इरादा तो यही था, पर शीना ने बहुत हसरत भरी नजर उस पर डाली। आज के बाद क्या सीन होता है पता नहीं। बहुत जिद्दी और घमंडी लड़की है। हमेशा हवाई महल बनाती रहती है। कल्पनाओं के घोड़ों पर सवार रहती है। सरस इस समय रूहानी के व्यवहार से क्षुब्ध था। शीना भी नीलेश के व्यवहार से दुखी थी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। उनका दिल कर रहा था कि यह समय कभी खत्म ही ना हो। एक दूसरे के अनुकूल स्वभाव के कारण वे जैसे एक दूसरे से बंध रहे थे। काफी देर दोनों बातें करते रहे। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। आखिर जाना तो था ही। शीना ने घड़ी देखी। चले? न चाहते हुए भी शीना के मुंह से निकला, चलो। अनमना सा सरस बोला और दोनों सड़क तक आ गए। सरस ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। शीना पीछे बैठ गई। दोनों चुप थे। जाते समय भी एक दूसरे के प्रति कुछ खास भाव से भरे थे, पर बिना जाने। वापस आते समय भी एक दूसरे के प्रति कुछ खास भाव से भरे थे, पर सब कुछ समझकर। जिन कारणों से वे नीलेश व रूहानी से परेशान थे,
इस समय वे कारण और भी पारदर्शी नजर आ रहे थे, एक दूसरे के गुणों की छाया में। रूहानी और नीलेश के अवगुण और भी चुभ रहे थे। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। तभी सामने पैसिफिक मॉल दिख गया। सरस ने मोटरसाइकिल रोक दी। शीना नीचे उतर गई। ठीक है फिर। न चाहते हुए भी सरस मोटरसाइकिल आगे बढ़ाने का उपक्रम करने लगा। दोनों पहली बार मिले थे, एक्सीडेंटली मिले थे, पर कुछ ऐसे मिले थे जैसे कभी वर्षों में भी नहीं मिल पाते। ओके, शीना ने भी मुस्कुराते हुए कहा। दोनों की आंखें क्षण भर के लिए मिली और जैसे एक हो गईं। बिना कुछ बोले दोनों विदा हो गए। सरस घर पहुंचा तो शीना के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। उसने एक बार भी रूहानी से बात करने की कोशिश नहीं की और रूहानी का ही फोन आया। यही हाल शीना का भी था। दूसरे दिन उसी समय सरस यंत्रवत सा तैयार होकर एक उम्मीदवश वहीं उसी जगह पर पहुंच गया और वैसे ही नीचे पैर रखकर मोटरसाइकिल रोककर खड़ा हो गया। तभी पीछे से धम्म से शीना उसी अंदाज में बैठते हुए पूरे अधिकार से बोली, चलो। चौंक कर चश्मा उतारकर सरस ने पीछे मुड़कर देखा, कहीं आज फिर कोई धोखा तो नहीं। मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? शीना ने भी अपना चश्मा उतारकर उसकी आंखों में झांका। दोनों की आंखें मुस्कुरा रही थीं और बहुत कुछ बोल रही थीं। दोनों की आंखों में एक बहुत बड़े तनाव के बोझ से मुक्त होने का एहसास झलक रहा था। दोनों की आंखें इस सच्चाई को बयान कर रही थी कि वे एक दूसरे के लिए सही साथी हैं। सरस ने मुस्कुराते हुए मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मसूरी रोड की तरफ दौड़ा दी। दोनों होठों ही होठों में न जाने क्या सोचकर मुस्कुराते चले जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी आंखें बोलती हैं।